Hello everyone and welcome to class 11th with medical stream. I wish everyone will be working hard and achieve your desired goal. So let us begin the class with chapter number 1, the living world. So this is very first chapter of the unit first. Firstly we are going to divide the whole syllabus into the 5 units. और जो यूनिट हम सबसे पहले कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द लिविंग वर्ल्ड एंड द क्लासिफिकेशन हम आने वाले चैप्टर्स में करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी को बेटा हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, बायो एंड लॉजी. बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी. So basically when we are going to combine the meaning of these two words, we are getting to know that biology is the study of living organism. इसका मतलब ये नहीं कि बस लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम उनका नाम रख देते थे, बाहर से बस उनको देख के बोल देते हैं इट इज एम्फीबियन, इट इज अ रेप्टाइल, इट इज एंजियोस्पर्म. It is not going to in very much outer external feature. We are going to see what type of structure they are having. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बच्चे हम क्या क्या पढ़ते हैं? फर्स्टली द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर भी आप दो टाइप से पढ़ सकते हैं. द फर्स्ट वन इज एनाटॉमी. एनाटॉमी में आप देखते हैं एक्सटर्नल फीचर. एक्सटर्नल फीचर्स, ये कोई सेल हो सकता है, ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या फिर कोई टिश्यू हो सकता है. जैसे आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कॉलनकाइमा, पैरेन्काइमा, एरियोलर, एडिपोज, एपिथेलियल, एपिडर्मिस. तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं कि एक सेल कुछ ऐसा दिखता है, वही दूसरी सेल अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो इट इज जस्ट लाइक अ वेरी इलोंगेटेड स्ट्रक्चर. यहाँ से डेंड्राइट्स निकली रहती हैं. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, आउटर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. स्ट्रक्चर को हम इंटरनली भी पढ़ सकते हैं कि वो फंक्शनिंग कैसे करता है, वो हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी और यू कैन से फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी में हम उसकी इंटरनल डिटेल्स को स्टडी करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं. एग्जाम्पल देखिए बच्चे, यहाँ पे सिर्फ हमने शेप देखा है, इट इज ओवल, इट इज एलोंगेटेड. अगर हम ये देखें कि यहाँ पे इसके अंदर वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, और अगर हम सेल बॉडी की बात करते हैं तो यहाँ पे निसल्स ग्रैनुअल्स होते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग इनसाइड द सेल टू नो द इंटरनल स्ट्रक्चर. वो क्या होता है? फिजियोलॉजी. ठीक है, फिजियोलॉजी में सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं पढ़ते हम, उसके साथ आते हैं उसके फंक्शन. माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, निसल्स ग्रैनुअल्स क्या कर रहे हैं, वैक्यूल का क्या काम है. सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द फिजियोलॉजी. फाइन. स्ट्रक्चर पढ़ने के साथ साथ हम पढ़ते हैं उनके लाइफ प्रोसेस. लिविंग ऑर्गेनिज्म होगी तो उनकी कुछ खासियत होती हैं. दे कैन रिप्रोड्यूस, उनमें रेस्पिरेशन होता है, ग्रोथ को शो करते हैं, नरिशमेंट उनको चाहिए जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. So there are so many functions which are being performed by living organism. बायोलॉजी में हम उन लाइफ प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, कहाँ वो कैरी आउट करते हैं. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे. अब हमने 10th क्लास में देखा था दैट वी आर हैविंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो जस्ट लाइक अमीबा. तो वो भी अपना रिप्रोडक्शन कैसे परफॉर्म करता है. द मीन इज अ सेक्सुअल प्रोसेस. सो बेसिकली दिस इज biology to study living organism in terms of their structure, in terms of their life process. Next we are going to see this living organism. जब हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है तो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं बहुत ज़्यादा फाइन डिटेल या एक डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द प्रोसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को पैरामीटर के तौर पे डिफाइन करते हैं.
तो यहाँ पे हम वन बाय वन उन फीचर्स की बात करेंगे जो सिर्फ आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अगर एक चीज नॉन लिविंग होगी या डेड होगी तो उसमें ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला जो हमारा फीचर है वो आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इट विल बी इंक्रीज इन नंबर। ये नंबर किसका है, इट कुड बी ऑफ सेल, इट कुड बी ऑफ मास, इंक्रीज इन नंबर और यू कैन से इंक्रीज इन मास। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ। आपने देखा होगा इफ न्यू बॉर्न बेबी इज देयर, उसकी जो हाइट रहती है, उसकी जो लेंथ होती है वो स्पेसिफिक होती है। जैसे जैसे बच्चा 5 साल का होगा, 15 साल का होगा, उसकी जो हाइट है, वेट है, मसल्स है, डेंसिटी है, वो इंक्रीज होती जाती है। तो ये कौन सा पैरामीटर है आपका, ग्रोथ। नाउ वी नीड टू चेक आउट कि हर एक चीज जो ग्रोथ शो कर रही है, क्या हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में डाल सकते हैं। नाउ लेट्स सी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ एक स्पेसिफिक पैरामीटर है कि नहीं है। यहां पे बेटा कॉन्ट्राडिक्टरी हम क्या देखते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द माउंटेन्स, माउंटेन्स आर लिविंग, नो, दीज आर द नॉन लिविंग पार्टिकल्स। तो माउंटेन अगर हम ऐसा लेके चलते हैं, सपोज इट इज सम 10 मिलियन ईयर्स अगो, 10 मिलियन ईयर अगो अगर हमारे माउंटेन की एक सर्टन हाइट थी, कुछ इसको 60 मीटर के आसपास मान लेते हैं, विद द टाइम देयर विल बी डिपोजिशन ऑफ लेयर्स, द डिपोजिशन ऑफ sand will be occurring and certainly after some millions of year इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज अब हो चुकी है। so now we can see the growth is also occurring in non living object। so यहाँ पे इसलिए हम ग्रोथ को एक पर्टिकुलर पैरामीटर नहीं मानते हैं। हर वो चीज जो ग्रोथ शो करेगी जरूरी नहीं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी शो कर सकती हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखेंगे, सपोज इफ वी आर हैविंग अ वुडन लॉग, व्हाट इज दिस, वुडन लॉग है, वुडन कोई पीस है। अगर मॉनसून सीजन में अगर बारिश हो रही है, एयर में मॉइस्चर ज्यादा है, आप इस वुडन लॉग को, इट कुड बी फर्नीचर, इट कुड बी डोर, अगर आपसे गलती से ये बाहर रह गया है, जैसे ही बारिश आती है, व्हेन देयर विल बी अ फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स, व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब द वाटर, वाटर ये एब्जॉर्ब कर लेता है और इसका साइज कुछ ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे आप फिर से देखेंगे, नाउ द नॉन लिविंग पार्टिकल वुड जो आपका डेड था उसने भी ग्रोथ को शो किया है। सो दैट इज व्हाई ग्रोथ इज नॉट रिगार्डेड एज अ कंपल्शन फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड पैरामीटर पे आते हैं, दैट इज रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन। हर वो चीज जो रिप्रोडक्शन करती है, इट इज मस्ट दैट इट हैज टू बी लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक चेयर को आप कितने भी साल रख लीजिए, आपको वो छोटा ऑफ स्प्रिंग या नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करके नहीं देने वाली है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन अपनी नेक्स्ट जनरेशन को खुद ब खुद बना लेते हैं। इसी चीज को बेटा हम रेप्लिकेशन भी बोलते हैं, रेप्लिकेशन, क्योंकि स्नेक कभी भी एक फिश को आगे कैरी ऑन नहीं कर सकती। अगर वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन बनाएगी तो वो स्नेक ही होगी। मंकी है, अगर रिप्रोडक्शन करेगा तो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग मंकी जैसा ही दिखेगा या मंकी ही होगा। फाइन, सो दिस इज नॉन एज रेप्लिकेशन। नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं कि कुछ हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं, जैसे म्यूल है। म्यूल बेटा एक ब्रीड है जिसको हम क्रॉस करके किसके और किसके साथ बनाते हैं, हॉर्स को जब हम डंकी के साथ हाइब्रिड करा देते हैं। ये नेचुरली नहीं होता है, इट हैज टू बी डन इन लैबोरेटरीज विथ एक्सपर्ट केयर, साइंटिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पे मान लीजिए फीमेल आपकी कौन थी, हॉर्स, लेकिन उसमें गैमीट हमने मेल के गैमेट कहाँ से डाल दिए, डंकी के स्पर्म हॉर्स में हमने डाल दिए हैं। तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी इन दोनों की वो होती है म्यूल। म्यूल जिसको हिंदी में हम खच्चर बोलते हैं, जहाँ पे अगर आपको काम ज्यादा लेना है, हॉर्स जैसी आपको पावर चाहिए, हॉर्स से हम क्या चाहते हैं, उसको पावर मिल जाए, और डंकी जैसा वो शेप में छोटा होता है, तो डंकी से हम क्या चाहते हैं, शेप, और हॉर्स की क्या हो, पावर। हमने इन दोनों चीजों को जेनेटिकली मिक्स कर दिया, तो नेक्स्ट जनरेशन जो म्यूल आता है वो क्या होती है, स्ट्राइल। स्ट्राइल का मतलब है दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस,
वो कभी भी रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। गॉट इट? जैसे कि मैंने आपको बताया, इनको लेबोरेटरीज में हम गैमेट्स को फ्यूज करा के बनाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अ कपल। ये किसका है? ह्यूमन बींग्स का ही ले लीजिए। एक ह्यूमन बींग कपल है जिसमें लेडी या फीमेल आप बोल सकते हैं या मेल, किसी एक में प्रॉब्लम है, मॉर्फोलॉजिकल हो सकती है, माल फंक्शनिंग हो सकती है, हार्मोनल हो सकती है, तो यहाँ पे फीमेल आप मान लीजिए कंसीव नहीं कर सकती है, या फिर मेल में प्रॉब्लम है जो उसके स्पर्म्स हैं वो इतने वाइबल नहीं है। नाउ दिस कपल इज नो डाउट लिविंग, दोनों ही लिविंग है, लेकिन फिर से वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। सो देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस वी आर गोइंग टू सी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्सेप्शनल केसेस क्या हैं कि दैट दे आर लिविंग बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन को भी हम एक स्पेसिफिक फीचर नहीं मान के चलते हैं कि हर कोई चीज जो रिप्रोडक्शन करेगी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दैट इज वेरी मच ट्रू, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, बट वी कैन सी फ्यू एग्जाम्पल। म्यूल हमने देखा, एक कपल हमने देखा, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉन लिविंग हो गया, इट इज स्टिल रिगार्डेड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। थर्ड थिंग इज, क्योंकि अभी तक ना तो ग्रोथ ने हमें सेटिस्फाइंग पैरामीटर दिया है, ना हम रिप्रोडक्शन से सेटिस्फाई हैं, इसीलिए हम थर्ड पैरामीटर की साइड बढ़ते हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म। दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म is the sum of, it is the sum of all the chemical reactions occurring in a cell। सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन, फोकस ऑन दिस वर्ड इन, हम सेल के अंदर की बात कर रहे हैं, बिकॉज सेल्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज से बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। तो एक सेल के अंदर ही सारे फंक्शंस, ये फंक्शंस कुछ नहीं होते, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सो मेटाबॉलिज्म इज सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस जो एक सेल के अंदर चल रहे हैं। मेटाबॉलिज्म बेटा दो टाइप का होता है, इट कुड बी एनाबॉलिज्म एंड इट कुड बी कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। सो मेटाबॉलिज्म के दो टाइप हैं, इट इज एनाबॉलिज्म एंड द सेकंड इज कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विल बी देयर फ्रॉम होम सिंपल सब्सटेंसेस। सिंपल सब्सटेंसेस या केमिकल्स आप बोल सकते हैं, केमिकल्स को आप लेते हैं एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, अगर आप ग्लूकोज ले लेते हैं, ग्लूकोज को हम छोटे छोटे स्मॉल बीड से दिखाते हैं, ठीक है। अभी ये एक एक है, मान लीजिए मैंने 10 मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, किसके बनाए हैं? ग्लूकोज के। लेकिन ग्लूकोज जब इसको एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्च। क्या बोलते हैं? स्टार्च। हु वाज सिंपलर वन? सिंपल कौन था? ग्लूकोज। और जो स्टार्च है वो भी एक केमिकल है, लेकिन ये केमिकल काफी कॉम्प्लेक्स दिखता है, काफी बड़ा मॉलिक्यूल है जिसमें थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ ग्लूकोज के छोटे छोटे स्ट्रक्चर आ जाते हैं। तो हमने क्या किया, बीच में से एक थ्रेड पास कर दिया। ये थ्रेड क्या है? केमिकल बॉन्डिंग है, जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना के हमने सारे ग्लूकोज को पैक किया। जैसे बेटा हम नेकलेस बनाते हैं, नेकलेस बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे मोती हैं, पर्ल्स हैं, और आप थ्रेड की हेल्प से उन सबको टाई अप करके एक नॉट लगा देते हो। तो सबसे पहले क्या थे आपके पास? पर्ल्स थे, बीड्स थे, फिर आपने एक थ्रेड में से वो सारे पास कर दिए। तो आपने सिंपल सिंपल चीजें लेके कॉम्प्लेक्स एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। सिंपल चीजों से कॉम्प्लेक्स केमिकल को हार्वेस्ट करना। कैटाबॉलिज्म इज जस्ट अपोजिट। इसमें हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस बनाने के लिए, सिंपल सब्सटेंसेस बनाने के लिए। प्लीज फोकस ऑन द डायरेक्शन ऑफ एरो। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाए जा रहे हैं, इनकी फॉर्मेशन हो रही है,
फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम द सिंपल वन, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को आप सिंपल में तोड़ रहे हो। ये उल्टा हो गया, आपके पास पहले स्टार्च था, स्टार्च से अगर आप ग्लूकोज बना देते हो, इतना कॉम्प्लेक्स आपके पास मॉलिक्यूल था, बीच में आप ये देखिए मैंने बीड्स बना दिए हैं, ठीक है। अब मुझे नेकलेस जो अभी हमने बनाया था वो हमें तोड़ना है, तो हम क्या करते हैं, बीच में से ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, हमने सीजर से इनको कट कर दिया। सीजर के बारे में हम आगे बात करेंगे कि सेल में सीजर का रोल कौन परफॉर्म करता है। अब ये देखिए बीच में से मैंने सारी बॉन्डिंग हटा दी, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच गए, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। सो इट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। इसको ही बेटा हम डाइजेशन भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से जब सिंपल मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं, कहाँ, सेल के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फॉर्म किए जाते हैं, तोड़े नहीं जाते, फॉर्म किए जाते हैं किससे, सिंपल। सो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना इज एनाबॉलिज्म, कॉम्प्लेक्स से सिंपल आना इज व्हाट, कैटाबॉलिज्म। तो ये दो टाइप के केमिकल रिएक्शन है, यानी हमारे सेल में जो भी केमिकल रिएक्शन होगा या तो एनाबॉलिज्म होगा या कैटाबॉलिज्म होगा। सो जो नॉन लिविंग पार्टिकल्स होते हैं, नॉन लिविंग जो चीजें होती हैं, क्या वो केमिकल रिएक्शंस कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म कर सकती हैं? सो द आंसर विल बी नो। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट पैरामीटर, दिस थर्ड वन। तो जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो कौन सी प्रॉपर्टी को मस्ट है उनके लिए, मेटाबॉलिज्म शो करना। सो टिल हियर वी हैव डिस्कस्ड 3 पैरामीटर्स कि हम किसको एक स्टेबल पैरामीटर मान के डिस्कस कर सकते हैं, विच वन इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच वन इज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी तक हमें एक मिला है, दैट इज मेटाबॉलिज्म। रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग इन अनदर वीडियो। थैंक यू एवरीवन।